नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में चीन और तुर्की के सैन्य कार्गो विमानों की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर बहस तेज करती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है दर्शकों कि पाकिस्तान को सैन्य मदद कौन कर रहा है, बल्कि बड़ा सवाल तो यही है कि चाइना और टर्की आखिर पाकिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक प्रभाव क्यों बढ़ा रहे हैं। चीन के लिए पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है। सिपेक में चीन का भारी निवेश है और उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की स्थिरता और सैन्य क्षमता बीजिंग के लिए अहम है। अब आपको बताएं कि रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता भी बेहद मजबूत है। ऐसे में चाइना किसी दूसरे देश को पाकिस्तान का प्रमुख सैन्य साझेदार बनते हुए देखना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ भी तुर्की भी पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है। ड्रोन तकनीक है, नौसैनिक सहयोग कर रहा है, सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है और रक्षा उत्पादन के जरिए अंकारा पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तुर्की के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक रक्षा बाजार नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक और कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने का जरिया भी है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दे दी है। अब ऐसे में चाइना और तुर्की दोनों को पाकिस्तान में बढ़ती सक्रियता को अलग अलग रणनीतिक हितों के नजर में देखना होगा। चीन और पाकिस्तान को मजबूत करके भारत पर पश्चिमी दिशा से रणनीतिक दबाव बनाए रखना चाहता है, जबकि तुर्की रक्षा निर्यात और क्षेत्रीय प्रभाव के जरिए अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब दोनों ताकतों के लिए अहम रणनीतिक साझेदार बनता नजर आ रहा है दर्शकों। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि अगर चाइना की सैन्य क्षमता, तुर्की की ड्रोन तकनीक और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति एक साथ काम करती है तो एलओसी से लेकर अरब सागर तक सुरक्षा चुनौती का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इसे सीधे चीन, तुर्की, पाकिस्तान का औपचारिक सैन्य गठबंधन कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन तीनों देशों की बढ़ती सैन्य नजदीकी निश्चित तौर पर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ा दर्शकों सवाल यही है, पाकिस्तान इन दोनों शक्तियों के बीच में साझेदारी का लाभ उठा रहा है या आने वाले समय में खुद चीन और तुर्की के रणनीतिक प्रभाव का मैदान बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की। अब चीन, तुर्की, पाक गठबंधन क्या बदलेंगे समीकरण, इस पर भी चलिए बात कर लेते हैं। आपको जानकारी मैं दे देती हूं। चीन, तुर्की, पाक गठबंधन क्या समीकरण बदलेंगे। चीन, तुर्की, पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य नजदीकी भारत के सामने 2.5 फ्रंट का खतरा है। जी हां, तुर्की की ड्रोन तकनीक से बढ़ेगी चुनौती, एलओसी पर ड्रोन वॉरफेयर का खतरा होगा, कश्मीर पर तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन है, यूएन में भारत के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनेगा, अरब सागर में बढ़ सकती है नौसैनिक चुनौती और चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। मतलब चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है और तुर्की और पाकिस्तान चीन की साझेदारी से कहीं ना कहीं एलओसी पर भी यहां पर दबाव बन सकता है। चीन क्यों मदद कर रहा है, चलिए इस पर भी आपको जानकारी देते चले। भारत की बात करते हैं। भारत को रणनीतिक दबाव में रखना पाकिस्तान का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है। अब भारत के पश्चिमी मोर्चे पर बड़ा साझेदार है। सीपेक की सुरक्षा में पाक का बड़ा योगदान है। पाकिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है दर्शकों और रक्षा सहयोग चीन पाक का रिश्ते को मजबूत स्तंभ प्रदान करता है। पाक की सैन्य क्षमता में चीन की भूमिका है और पाकिस्तान चीन को हिंद महासागर में ताकतवर बनाता है। और यही तमाम ये गठजोड़ जो है, ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं तिगड़ी बनती नजर आ रही है। तुर्की क्यों मदद कर रहा है, तुर्की की बात करना बहुत जरूरी है कि इस्लामिक दुनिया में खलीफा बनने की चाहत है तुर्की की, अपनी रक्षा बाजार को बढ़ाना है तुर्की को, पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना है और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तुर्की। नई रक्षा साझेदारियां बनाने की कोशिश में है तुर्की और तुर्की ने पाक और सऊदी से मक्का समझौता भी किया है। तुर्की पाकिस्तान सुरक्षा सहयोग बढ़ गया है और इसके साथ ही आपको बताएं जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां इस बात को इशारा कर रही है कि ये जो सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं ये आने वाले संकट का संकेत हो सकती हैं और कहीं ना कहीं ये गतिविधियां ये बता रही हैं कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की अब यहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरे की सैन्य क्षमता के अकॉर्डिंग मदद करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये मुद्दा खास है और इसी वजह से दो बेहद खास मेहमान डिबेट में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट है साहब, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत स्वागत है आपका। और श्रुति दास गुप्ता जी मैम, आपका भी बहुत स्वागत है, शी इज फॉरेन एक्सपर्ट। और पहले
मैं इस पर जानकारी चाहूंगी श्रुति जी आपसे। श्रुति जी, इन तमाम साझेदारियों को कैसे देख रही हैं, और क्या वाकई जो हमने दर्शकों को साझा किया कि अभी जल्दबाजी होगी ये बोलना कि ये रणनीतिक दबाव भारत के खिलाफ है, क्या लग रहा है श्रुति जी, किस तरीके से इस खबर को आप देख रही हैं? नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को। देखिए, ये दो जगह पे जो सप्लाई हुई हैं, कराची उसके पास, बेस के पास तुर्की ने, और चाइना ने आगे नूर खान के पास जो किया है, रावलपिंडी के पास जो किया है, वो ये ज़रूर संकेत देता है कि पाकिस्तान आने वाले किसी समय में किसी न किसी संघर्ष से ज़रूर जाने वाला है। जी अब आप अगर इंटरनल वो देख रहे हैं, तो उसने बलूचिस्तान, केपीके, इन दोनों के अगेंस्ट अपने एयर वॉरफेयर को यूज़ किया था। तो जो उन्होंने अभी, जो हमारे इंटेलिजेंस ने और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, तो ये बेसिकली दूर से नॉन क्या कहते हैं, एंगेजिंग कॉन्फ्लिक्ट के ये हैं। आप डायरेक्टली इसमें मैन टू मैन बूट्स नहीं डालते हैं, आप दूर से वार कर रहे होते। तो ये दो रीजन्स, बलूचिस्तान और केपीके, ये इन दोनों रीजन्स के लिए कम्प्लीटली फिट होता है जो इक्विपमेंट आया है। और दूसरा जो उनका दो बार लड़ चुके हैं वो अफगानिस्तान के साथ, तो हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ भी उनका पहल बढ़ रही हो, तो उसके लिए भी वो आर्म कर सकते हैं। पीओजेके के अंदर जो उनका जो स्कर्मिश चल रहा था, उसमें उन्होंने रेंजर्स को यूज किया, वेपन्स को यूज किया, पर उसमें एरियल कुछ भी यूज नहीं किया है। तो एरियल कॉम्बैट वाले जो ये हम सुन रहे हैं, जो कैश आया है वेपन्स का, और बहुत छोटे 60 आवर्स के टाइम लिमिट के अंदर ये डिपॉजिट हुआ है, विच इज लाइक एन इमरजेंसी हो रहा है। तो इसके दो इंडिकेटर्स है कि या तो इंटरनल उनको कोई आप इंडिकेशन मिली है कि उनको अपना कुछ इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, केपीके के अंदर जो हो रहा है और उसके साथ जुड़े हुए वो जो अफगानिस्तान के साथ खेल खेलते हैं, उसके अंदर कुछ होने वाला है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंडिकेटर हमें नजर आता है वो है कि ईरान वॉर, हम सबको पता है, दोबारा से छिड़ने की कगार पे आ रखा है। दोनों जी तरफ से बहुत ज्यादा अग्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो रही है, चाहे वो यूएसए की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो। और क्योंकि अभी का जो पाकिस्तान है वो ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो इसके लिए भी अपने आप को आर्म कर रहा हो, क्योंकि उसने जो डिफेंस पैक्ट्स करे हैं तुर्की के साथ, उसके सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसको वहां सप्लाई भेजना है। चाइना डायरेक्टली वहां सप्लाई नहीं करेगा, तो उससे सप्लाई लेकर अपने आप को इंटरनल बूस्ट करना और अपने इंटरनल सप्लाई को मूव करना उस तरफ। तो आने वाला जो रीजनल वॉर हो रहा है वेस्ट एशिया की तरफ, तो उधर में भी हो सकता है पाकिस्तान को अपने आर्म्स एम्युनिशन के लिए ज़रूरत पड़ रही हो। और ये जो तुर्की का स्पेसिफिकली जो ड्रॉप्स हैं, वो उसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली नहीं एक्ट करना चाहेगा, पर वो रीजनल वॉर जो हो रहा है वेस्ट एशिया में, वो ईरान के खिलाफ जरूर जी एक्ट कर सकता है, और पाकिस्तान उसका एक इंपॉर्टेंट प्यादा हो सकता है इसमें। ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप इन तमाम गतिविधियों को कैसा दिख रहे हैं? पहला कमेंट आपका क्या होगा सर इस पर? सृष्टि, देखो, पाकिस्तान जो है वो जाहिर बात है अपने यहाँ कुछ हथियार बनाने की कोशिश करता है। जी उसने अपने यहाँ JF-17 बना लिया है चाइना की मदद से। माना जाता है कि, कम से कम पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 जो है 50% पाकिस्तानी स्पेयर पार्ट से बनाया गया है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान लगातार दुनिया से बाकी जो अस्त्र शस्त्र हैं वो खरीदता रहता है। चीन से लेता है, तुर्की से लेता है, अमेरिका से लेता है। अब रशिया भी पाकिस्तान को कुछ हथियार सप्लाई करने लगा है। अब पाकिस्तान को जब हथियार मिलते हैं तो जाहिर बात है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भारत की तरफ डिप्लॉय करता है। लेकिन जैसा कि श्रुति जी ने बताया कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो ध्यान है इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ है, डुरन लाइन की तरफ है, बिल्कुल। और ईरान की तरफ है। अभी फिलहाल ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई शत्रुता तो नहीं है, लेकिन भविष्य की तैयारियां के लिए पाकिस्तान हमेशा चाक चौबंद रहना चाहता है। क्या पाकिस्तान वाकई ईरान से शत्रुता मोल लेगा? शायद ना हो, क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें पिछले 5 महीने के युद्ध के दौरान ईरान ने जिन 5 या 6 देशों के जहाजों को फ्रीडम ऑफ पैसेज दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान के जहाजों को भी ईरान ने जाने दिया। तो फिलहाल पाकिस्तान ईरान को हैरान परेशान नहीं करेगा। हाँ, हम अच्छी बात है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने नजर रखी हुई है।
एयरफोर्स के जो रेडार हैं बॉर्डर के साथ तैनात, वो पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर तक, 400 जी किलोमीटर तक देख सकते हैं। जी सर। पाकिस्तान के ऊपर जो ये एयर मूवमेंट रहती हैं, ये हमसे वो छुपा नहीं सकते, हमें उसके सारे डिटेल्स पता होते हैं। जी। बिल्कुल। देखिए सर, ये बात आपने अच्छी कही कि कहीं ना कहीं डिटेल्स तो वाकई पता चली जाती है कि क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं। श्रुति मैम, देखिए आपसे भी मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर बात करते हैं टर्की की, तो टर्की जिस तरीके से खलीफा बनने की क्या चाहत रख रहा है, कैसे देख रही हैं इन तमाम गतिविधियों को, और जरा ये भी बताइएगा अचानक से तुर्की की एंट्री हुई कैसे? मैं ये नहीं कहूंगी कि अचानक हुई है, हाँ वो अपने आप को कई सालों से धीरे धीरे पोजीशन कर रहे हैं, और उनकी ये चाह हमेशा रही है कि खोया हुआ जो उनका गौरव रहा जब टर्किश एम्पायर चलती थी, जी। तो उसमें वो दोबारा से वो एक अपनी खिलाफत जो है, मूवमेंट जो चले थे, खिलाफा जो है अपना बना सके, खलीफा बन जाए वो। ये अर्दोगन के अंडर हो भी सकता है, क्योंकि अर्दोगन जो है वो ट्रम्प के बिल्कुल सही साइड पे पड़ते हैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि जब वो इस तरह के अपने आप की पोजिशनिंग करेगा, तो सबसे पहले तो ईरान ही उसका खिलाफा करेगा, दूसरा सऊदी अरेबिया भी करेगा उसका खिलाफा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो मुसलमानों की आवाज़ जो दुनिया में उठती है, उसका एक लौती आवाज़ जो है वो तुर्की बन जाए। और इसका सबसे बड़ा आपको जानकारी में मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर सबसे ज़्यादा इसको काउंटर करेगा कतर, क्योंकि कतर ने कई बिलियन बिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट करे हुए हैं कनाडा, यूएस, यूके, इन सब के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, जी जिससे आज जो है कतर कहीं पर भी जो जहां पे भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता है, वहां पे वो एक मीडिएटर बन के सामने आता है, तो और अपनी आवाज प्रेजेंट करता है। एक छोटा सा देश जिसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम जो है आपका जो गैस और आपका क्रूड पेट्रोलियम रिलेटेड आपका पूरी इंडस्ट्री है, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इसीलिए डाल सकता है क्योंकि वो यूएसए का एक बहुत बड़ा बेस होस्ट करता है और फंड भी करता है, और साथ में उसने इन सब देशों के अंदर जो है, जो पॉलिटिकल मशीनरी है, जो थॉट मशीनरी है, थिंक टैंक्स जो हैं, उनको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। वो इनफैक्ट इसराइल से भी ज्यादा खर्चा करता है इस टाइप की लॉबिंग के अंदर। तो अगर तुर्की अपने आप को इस तरह से पोजीशन करने की कोशिश करता है, तो कतर भी, जिसने इतने सालों से जो है अपने, उनके जो अभी राजा जो मर गए, उन्होंने 17 साल अपने पिता को एग्जाइल करने के बाद 17 साल में ये एम्पायर खड़ी करी है कि आज तुर्की की आवाज जो है, यहाँ अगर तुर्की शोर मचाएगा तो कतर की आवाज इतने छोटे देश होने के बावजूद भी ज्यादा जोर से गूंजेगी, तो वो भी उसको अपोज करेगा। लेकिन तुर्की जो है वो ये इस्लामिक नेटो वगैरह के नाम में अपने आप को आगे रखना चाह रहा है, वो नेटो का भी मेंबर है। तो अगर तुर्की पे अटैक होता है, तो यहाँ से वेस्ट एशिया में जितने भी वो अपने गुट बना रहे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाए, और आपका नेटो जो है वो भी एक्टिवेट हो जाए। वो ऐसा अपने आप को पोजीशन करना चाहता है, पर वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुर्की का भी आप देखिए सबसे बड़ा अपोनेंट जो पड़ता है, अगर मैं डायरेक्ट एनिमी लाइंस की तरफ से बात करूं, वो है इसराइल, और जी। यूएसए डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ कभी भी नहीं एक्ट करता है। तो तुर्की अपने आप को किसी भी तरह से पोजीशन क्यों ना कर रहा हो, वो प्रोमिनेंस जरूर गेन कर सकता है, वो फिर से दोबारा से खलीफ नहीं बन सकता। ठीक है देवनाथ सर, देखिए आपसे मेरा एक अहम सवाल है, क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद की वजह से भी हो सकता है कि 60 घंटे तक लगातार विमान उतारे गए हैं, पाकिस्तान को खुद प्रॉब्लम हो रही है, इस पर जरा आपका टेक क्या है? जी हाँ सृष्टि जी, देखो ये 60 घंटे वाली जो फीडबैक है, हाँ इंडियन एयरफोर्स जो ट्रैक करती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है हाँ एयरफोर्स में, जो कि लगातार सरहद के साथ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जी श्रीनगर से टेक ऑफ करते हैं तो समझिए पठानकोट आएंगे, पठानकोट से अमृतसर, वहां से जोधपुर, वहां से जामनगर। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है, शायद कुछ ऐसा है कि एक डिटैचमेंट चाइनीज एयरक्राफ्ट का Y-20 एयर टू एयर रिफ्यूलर और K-500 एयर टू एयर रिफ्यूलर इजिप्ट में जा रहा है, जा रहा था एक एक्सपेडिशन के लिए, एक एक्सरसाइज के लिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उस एक्सपेडिशन में इन 2 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के अलावा 6 चाइनीज J-16 फाइटर विमान भी है। अब चीन जो है इजिप्ट में इस एयर टू एयर एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, क्योंकि चीन अपने
एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और अपने J-16 विमानों की नुमाइश अफ्रीकन देशों के सामने करना चाहता है, अरब देशों के सामने करना चाहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टेजिंग, कि चीन से टेक ऑफ किए, पाकिस्तान लैंड किए, पाकिस्तान से टेक ऑफ किए तो पश्चिम एशिया की तरफ चले गए, मिस्र की तरफ चले गए। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, तुर्की के साथ भारत के रिलेशंस फिलहाल ठीक ठाक हैं, ओके। अच्छे ही हैं। व्यापार हो रहा है बड़ी तादाद में भारतीय टूरिस्ट तुर्की जाते हैं, बड़ी तादाद में तुर्की से स्टूडेंट्स भारत में आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान भी है, ये सुन के आश्चर्य होता है, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ठीक है। हम फिलहाल ऐसा आकलन कर रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक कमर्शियल सेल्स ऑफ वेपन्स है। जी। बिल्कुल ठीक है, जरा आप दोनों बने रहिए। ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है, लौटूंगी मैं चर्चा